अक्सर हम प्रेत और भूतों को हमेशा बाहर देखते हैं। कभी सुनसान जगहों पर, कभी सुनसान रास्तों पर, या किसी शमशान या कब्रिस्तान के आसपास में। लेकिन क्या हो कि वो आपको आपके घर में दिखे। ऐसा ही एक किस्सा था हमारे गांव का, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे एक गांव है। उसी के बीच ये गांव बिल्कुल इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच पड़ता है, जहाँ पे आज भी कई सारी सुविधाएं ना के बराबर हैं। लोग आज भी उसी परिवेश में रहते हैं जिसे कई सालों पहले रहते थे। बिजली पानी का कोई ठिकाना नहीं, और ऐसी जगहों पर अक्सर भूतों का वास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी डरे रहते हैं। वे बाहर की दुनिया से बहुत अनजान होते हैं। इसी तरह का एक किस्सा था जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, आपका हमारे हॉरर टेल्स चैनल पर स्वागत है। और आज की कहानी शुरू होती है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे सटे हुए एक गांव कलवाही से। ये बिहार का सबसे छोटा गांव कह सकते हैं, जो कि एकदम बॉर्डर इलाके में। लोग यहाँ से नेपाल पैदल चले जाते हैं और नेपाल से पैदल वापस इंडिया। बॉर्डर पुलिस भी इन्हें इतना रोकी टोकती नहीं है। ये गांव अपने आप में एक बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, एलओसी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग हैं और जो अपना जीवन यापन अपने ही गांव के कामों से करते हैं। इन्हीं गांव में से एक परिवार था जिसका बड़ा बेटा कुछ करना चाहता था। उसने मेहनत की, पढ़ाई की, और काफ़ी मेहनत के बाद उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। आखिरकार कई सालों की मेहनत उसकी रंग लाई थी। वह आर्मी में गनमैन की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया था। करीब 3-4 साल मेहनत करने के बाद उसने घर पे पैसे भेजना शुरू किया। उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि अक्सर गाँव में टूटी फूटी झोपड़ियाँ होती हैं। अगर आप वहाँ 1000-2000 रुपये भी खर्चा कर दो तो उसमें 10 से 15 दिन निकल जाता है। गाँव में ऐसी माली स्थिति नहीं होती कि आपके हर दिन के 1000 रुपये खर्च हो। तो जब उनके बड़े बेटे पैसे भेजने लगे तो वो हर मंथ 10 से 15,000, 20,000 जो बन पाता था वो भेजते थे। उससे उसके परिवार को काफ़ी आर्थिक सहयोग मिल रहा था। समय बीता और लगभग 5 या 6 साल के बाद उस लड़के ने गांव में ही अपने लिए एक नया घर बनवाया। उन्होंने ज़मीन खरीदी और उस पे नया घर बनवाया। वो इंडियन आर्मी में था तो उसे छुट्टियां भी बहुत कम मिलती थी। उसके बाद घर पूजा और शायद छठ की छुट्टियों में वो वापस गांव आया अपने। तो उसी सब छुट्टियों के बीच उसने अपने नए घर की पूजा करवाई और सभी हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब चीज़ें उस घर में घटने लगी। जैसे उस घर में हमेशा किसी के होने का संकेत मिलता रहता, मानो वो घर कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। क्योंकि गांव के लोग हैं, 2-3 कमरों का रूम काफ़ी होता है। बाहर खुला बरामदा था, आंगन में तुलसी का पेड़ था और कुछ केले और आम के पेड़ लगे हुए थे। तो जब आप अंदर के कमरे में बैठे होते तो अचानक आपको अपने आंगन से पत्तों के हिलने की आवाज़ें आती, जबकि पूरा माहौल शांत होता। ना हवा चलती, ना ऐसा कह सकते हैं कि कोई जानवर हो या बंदर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले तो किसी ने इस पे गौर नहीं किया। कुछ समय के बाद घर का बड़ा बेटा जो इंडियन आर्मी में था वो वापस अपनी ड्यूटी पे चला गया, और इस घर में उसके माता पिता और छोटी बहन बचते हैं। छोटी बहन
अपने कामों में लगी रहती, जैसे सुबह उठ के खाना बनाना, नाश्ता बनाना इन्हीं में, और फिर सुबह लकड़ी काटने जाना, बकरियों को चराना। क्योंकि वहाँ स्कूल और इस तरह की चीज़ों पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सरकारी स्कूलों में भी बिहार में आप देखेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, टीचर्स की अटेंडेंस लग जाती है। वो वीक में आपको एक बार जाना होता है, आप सप्ताह भर का अटेंडेंस बना लेते हो। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो इसकी बहन जब खाना बनाती तो उसे ऐसा लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे देख रहा है। ऐसा उसके साथ दिन में भी होता। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा कि गर्मियों के दिन है तो हो सकता है हवाएं चलती हों। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और अब वो अपने काम पे लग गई। फिर दूसरे दिन जब उसकी छोटी बहन नहाने को गई तो उसे ऐसा लगा मानो उस बाथरूम की डोर को कोई बार बार नॉक कर रहा है। वो अचानक से डर गई, क्योंकि उसे पता था पिता खेत पे हैं और माता बाहर खाना बना रही है, यानी घर में कोई नहीं है। तो फिर ये डोर नॉक कौन कर रहा था? और ऐसा भी नहीं था कि उसे कोई वहम हो रहा हो, क्योंकि वो आवाज उसे बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी कि कोई लगातार नॉक किए जा रहा है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली। उसकी माँ ने उसे पकड़ा और उसने बताया, उसकी छोटी बहन ने बताया कि मेरे अंदर बाथरूम में कोई बार बार आवाजें लगा रहा था, नॉक कर रहा था। उसकी माँ को यह भरोसा हो चुका था कि घर में कुछ है, लेकिन अगर वो इस बात को अपनी छोटी बेटी को बता देती कि उसे ये बात समझ आ रही है, तो घर के हालात और बिगड़ सकते हैं। क्योंकि डर के माहौल में ऐसी शक्तियां और ज्यादा आप पर काबू करने लगती हैं। उसने ये बात अपने गांव में एक पंडित जी को बताई। पंडित जी ने उन्हें कुछ उपाय दिए। उसकी माँ ने घर आकर पूजा स्थल होता है वहां पे उसे रखा और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर वही चीजें फिर से होने लगी। कभी आभास होता, कभी रात में मानो ऐसा लगता कि आपके सामने से कोई अचानक गुजर गया हो। उसकी छोटी बेटी बहुत परेशान थी। उसने अपने भैया को फोन किया और भैया को कुछ चीजें बताई। उसके दूसरे दिन उसके भाई ने अपने ही गांव के किसी दोस्त को भेजा उसके घर, और उसका दोस्त एक बाबा को लेकर आया था। बॉर्डर इलाकों में ऐसा तकरीबन होता ही रहता है कि आप बाबा, भूत प्रेत और इनका चक्कर देखेंगे, खबरों में भी आप अधिकतर पढ़ते रहेंगे। तो वो बाबा उन्हें बड़ी आसानी से मिले, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, शांत है, तो लोग अधिकतर जो साधु संत होते हैं वो उसी इलाके में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वो बाबा घर के अंदर आए और घर के अंदर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे अजीब सी दुर्गंध आ रही है। बाकी घर की जो वो छोटी बेटी थी, माँ थी, और उसका जो दोस्त आया था उस बाबा को लेकर, उसे भी कोई बू नहीं आ रही थी। लेकिन उस बाबा ने कहा कि उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। बाबा उनके घर में पूरा घूमे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 दिनों के बाद मैं अपने शिष्यों के साथ आऊँगा और आपके यहाँ एक छोटा सा हवन करूँगा। उसके 2 या 3 दिनों के बाद वो बाबा अपने शिष्यों के साथ वापस उस घर में आए, और उन्होंने पहले ही बता रखा था कि घर वालों को क्या क्या सामग्री पूजा में लगनी है। सभी बैठे,
पूजा आरंभ हुई। हवन खत्म होते होते उस हवन के धुएं में दिन के समय, ये पूजा जो हो रही थी वो दिन के समय हो रही थी, तो वो धुआं आग का साफ दिख रहा था कमरे में। तो हवन खत्म होते होते उस धुएं में एक आकृति उभर कर आई। वह एक लड़के की थी, करीब 18 से 20 साल 21 साल के जो लड़के होते हैं नवयुवक, उस तरह की। लगभग 5 मिनट के बाद उस आत्मा ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं किसी कारणवश इस तरफ आया था, मतलब बॉर्डर के इस तरफ, इंडिया के इस गांव में आया था, और देर रात मुझसे यहाँ के कुछ लोगों ने छीना झपटी की और मुझे मारकर मेरा सामान लूट गए और मुझे यहीं दफना दिया। मेरे शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। इस कारण से मेरी आत्मा तुम्हारे घर में भटक रही है। उस फौजी का जो घर है उसी जमीन पर बना है जहां उस लड़के की लाश दबी हुई थी। उस बाबा ने अपने शक्तियों से उस लाश का पता लगाया। एग्जैक्ट उसी जगह खुदाई की गई जहां उन्हें एक लाश मिली। उसके बाद उन्होंने उस लाश का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कराया। उसके बाद उस परिवार में कभी भी उस तरह की कोई दुविधा नहीं आ रही। वह परिवार अब भी काफ़ी हंसी खुशी रहता है। मेरा कभी कभार आना जाना होता है उन परिवारों के बीच, तो ज़रूर बातें होती हैं और वो सभी काफ़ी खुश हैं। उनके बेटी का भी प्रमोशन हुआ है। उनकी छोटी बेटी की शायद इस साल या अगले साल शादी भी होने को है। बाकी सब ठीक है। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ नया करें अपने जीवन में, तो सोच समझकर बुजुर्गों की सलाह लेकर ही करें, क्योंकि बुजुर्ग सब जानते हैं, वो हमारी जड़ें हैं। ऐसी और भी कहानियों के साथ मैं आता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें